हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी क्लास 11th पर बेस्ड थी। लेकिन कई लोगों ने मुझसे कहा कि प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, प्रोबेबिलिटी पर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि प्रोबेबिलिटी पर बनाऊं। तो क्योंकि 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा एडवांस ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने सोचा क्लास 10th से शुरू किया जाए। तो मैं आज क्लास 10th से प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं बेस बताऊंगा, जिसमें ये होगा कि प्रोबेबिलिटी का बेस क्या होता है और प्रोबेबिलिटी का क्या क्या यूज़ हो सकता है डेली लाइफ में, हम लोग कहाँ पर इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बताया जाए कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या चीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, और प्रायिकता को आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब यह है कि जैसे कोई काम हुआ तो अब वो काम होने की संभावना कितनी है, हो जाएगा, कितनी है नहीं होगा। मिसाल ऐसे समझ जा सकता है कि जैसे एक हेड या टेल जो सिक्का होता है उसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब उसमें पूछा यह जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर उसमें हेड आ जाए, यानी कि दो चांस हो सकते हैं हेड और टेल, उसमें से एक वक्त में एक ही चीज़ आएगी। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो ये एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। अच्छा, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो इवेंट स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, इवेंट स्पेस। अभी ये बताऊंगा मैं आपको क्या होता है इवेंट स्पेस। और एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये एक दूसरी चीज़ है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है जैसे कोई काम होना है, अब उस काम होने के लिए टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे एक लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो पासा होता है ना, उस पासे को एक बार में जब फेंका जाता है तो उसमें कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। तो उसमें टोटल 6 चीज़ें आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब उसमें सैंपल स्पेस जो है वो 6 हो गया, क्योंकि टोटल चीज़ें जो हैं टोटल 6 चीज़ें आ सकती हैं। और अगर इवेंट स्पेस की बात करें तो इवेंट स्पेस उस चीज़ को कहते हैं कि जिसके बारे में कैलकुलेट करने को कहा गया है। मतलब जब एक पासा फेंकेंगे तो एक वक्त में एक आएगा, या एक वक्त में दो आएगा, या एक वक्त में तीन आएगा, मतलब एक बार में एक ही चीज़ आएगी ना। तो अगर मान लीजिए एक गिरने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, एक पासे में एक गिरने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो उस पासे में यानी कि टोटल 6 चीज़ों में से कितना एक होता है, एक ही होता है एक बार में एक। तो उसमें इवेंट स्पेस एक हो गया। अगर कहते 3 गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस पूरे पासे में 3 भी एक ही बार होता है, तो उसमें इवेंट स्पेस भी एक ही रहेगा। तो अगर एक आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इवेंट स्पेस तो ऊपर रखा जाएगा, ऐसे समझ लीजिए इवेंट स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस। तो इवेंट स्पेस यहाँ पर 1 हुआ, सैंपल स्पेस यहाँ पर 6 हुआ। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, अगर 1 गिराना हो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो 1/6। इसको ऐसे समझा सकता है कि 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ों में से एक बार में एक ही चीज़ गिरेगी। चांस उसके कितने हैं, उसके चांस इतने हैं गिरने के, 1/6। इसी तरीके से अगर 2 गिरता तो 2, क्योंकि उसमें एक ही होता है, तो 2 के लिए 1/6 उसका भी होता, यानी उसका भी चांस 1/6 ही होता। 3 गिरता तो 3 गिरने के लिए भी उसका चांस 1/6 ही होता। तो ये प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती थी। एक हमने एक सैंपल, एक मिसाल ले ली थी पासे की, उसके हिसाब से। अगर हम लोग सिक्के की बात करते तो सिक्के में एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को H कह दिया, टेल को T कह दिया। तो इस हेड और टेल के हिसाब से अगर एक बार एक सिक्के को उछाला जाए तो एक बार में एक ही चीज़ गिरेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग H मतलब हेड। तो 2 पासों के सिरे होते हैं, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, उसमें से एक वक्त में एक ही चीज़ गिरेगी। तो इवेंट स्पेस तो 1 हो गया, क्योंकि एक बार में जितनी चीज़ गिर सकती है उतना हुआ। अपॉन में इवेंट स्पेस के अपॉन ऊपर तो इवेंट स्पेस हुआ, और नीचे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यहाँ पर हो गए 2, क्योंकि 2 चीज़ें ही तो हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है।
तो सैंपल स्पेस यहाँ पर 2 हो गया और इवेंट स्पेस इसमें 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड यानी कि 1/2। इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल होता, तो क्योंकि टेल भी इसमें एक ही है, जब एक टेल है इसका मतलब इवेंट स्पेस 1 हो गया इसमें, और सैंपल स्पेस इसमें भी 2 हो गया, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। तो ये हमने 2 एग्जांपल ले लिए प्रोबेबिलिटी समझने के लिए। एक तो ये पासे के लिए ले लिया, इसको डाइस बोलते हैं, और एक ये हमने सिक्का ले लिया, कॉइन के लिए ऐसा हो गया। अब एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बैग है, बैग में कई तरीके की बॉल्स हैं। रेड बॉल्स हैं उसके अंदर मान लीजिए 5, ब्लू बॉल्स हैं उसके अंदर मान लीजिए 3, और व्हाइट बॉल है उसके अंदर 4। तो टोटल उसके अंदर बॉल्स कितनी हो गई? ये इतने तरीकों की बॉल्स हो गई उस बैग के अंदर, 5, 3, 4, यानी कि 5 + 3 8, 8 + 4 12। उसके अंदर 12 बॉल्स हैं जिसमें से अलग अलग कलर हैं, 5 रेड कलर हैं, 3 ब्लू कलर हैं, 4 व्हाइट कलर हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अचानक उस बैग में से एक बॉल निकालना है और इस बात की प्रोबेबिलिटी पता कीजिए कि वो जो हाथ में आएगी निकल के वो रेड कलर की बॉल होगी, तो उसके लिए में क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब टोटल बॉल्स जितनी हैं वो हो गया सैंपल स्पेस, मतलब सारा मटेरियल। 5 + 3 8, 8 + 4 12। तो ये जो 12 है, ये 12 तो सैंपल स्पेस है, मगर क्योंकि रेड बॉल की बात हो रही है तो रेड बॉल उन 12 में से 5 मौके ऐसे आएंगे कि जिसमें रेड बॉल हाथ में आएगी। बाकी 3 टाइम्स ब्लू बॉल आएगी, 4 टाइम्स व्हाइट बॉल आएगी, लेकिन 5 टाइम्स ऐसे होंगे कि जिसमें रेड बॉल आएगी। यानी कि रेड बॉल आने के लिए प्रोबेबिलिटी जब निकाली जाएगी तो उसमें इवेंट स्पेस 5 हो गया। 5 इसलिए आ गया क्योंकि उन 12 मौकों में से 5 मौके ऐसे होंगे जिसमें रेड ही आएगा, रेड बॉल ही आएगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल अगर निकाली जाए तो 5/12 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती तो क्या होता? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल। जब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते तो उसमें क्या हो जाता? सैंपल स्पेस उसमें भी 12 ही रहता, क्योंकि पूरा बैग भरा हुआ है 12 बॉल से। उन 12 में से 5 मौके रेड के हैं आने के, और 3 जो मौके हैं ब्लू बॉल्स आने के हैं, मतलब 12 तो सैंपल स्पेस अभी भी रहेगा। लेकिन इस बार क्योंकि ब्लू बॉल की बात कर रहे हैं तो ब्लू बॉल इसमें है 3, यानी कि इवेंट स्पेस 3 और सैंपल स्पेस 12। तो यानी 3/12 जो है ना, ये ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको सॉल्व किया जा सकता है, 3 × 3 3 4 12, यानी कि 1/4। ये प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल आने की है, और 5/12 जो था ये प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की है। इसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं दूसरी कलर की, यानी कि व्हाइट बॉल की, तो व्हाइट बॉल कितनी थी? इसमें 4 थी, और सैंपल स्पेस 12 ही रहेगा। तो इसको 4/12 को कैंसिल करके 1/3 लिख दिया, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। ऐसा समझा सकता है कि अगर एक बैग में इतने रेड बॉल हैं, इतनी ब्लू बॉल है, इतने व्हाइट बॉल हैं, तो इनकी सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। रेड की इतनी निकलेगी, ब्लू की इतनी निकलेगी, और व्हाइट की इतनी निकलेगी। इन सारे एग्जाम्पल से एक बात क्लियर होती है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होती है। यहां पर रिजल्ट आ रहा है 1/2, 1 से कम है। यहां पर रिजल्ट आ रहा है 1/2, ये भी 1 से कम है। 1/6 1 से कम है। 5/12 1 से कम है। 1/4 1 से कम है। 1/3 1 से कम है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना 0 और 1 के बीच में ही होती है। कम से कम 0 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, या इसके बीच में हो सकती है। 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी। 0 से कम इसलिए नहीं होगी क्योंकि माइनस में किसी भी इवेंट की संभावना नहीं हो सकती। और 0 कब होगी? मिसाल के तौर पर ये ऐसे समझा सकता है 0 प्रोबेबिलिटी कब होगी। जैसे इसमें 5 रेड बॉल्स थी, 3 ब्लू बॉल्स थी, 4 व्हाइट बॉल्स थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से ग्रीन बॉल निकालिए और ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालिए,
तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल। अब हमें आप ये बताएं कि यहाँ पर इवेंट स्पेस ग्रीन बॉल के लिए कितना है, तो आपका जवाब होगा ग्रीन बॉल इसमें है ही नहीं कोई भी, तो इसका मतलब इवेंट स्पेस उस केस में 0 हो गया। अपॉन में अपॉन में आएगा सैंपल स्पेस यानी कि 12, तो 0 अपॉन समथिंग 0। इस केस में ये कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऐसी बात पूछी जा रही थी जो असलियत में है नहीं कहीं भी, तो इसलिए इस केस में 0 आ गया। ठीक है ना। इसी तरीके से 0 का एग्जाम्पल हो गया ये, बाकी के सारे नंबर 0 से ज्यादा वाले हो गए यानी 1 से कम वाले हो गए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसा लेके देता हूं जिसमें 1 आता है सैंपल स्पेस के रूप में, यानी कि सॉरी सैंपल स्पेस के रूप में नहीं, प्रोबेबिलिटी के रूप में जब 1 आता है, ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए एक बैग ऐसा लिया जिसमें सिर्फ रेड बॉल्स हैं और वो हैं 5 ले लीजिए या कुछ और ले लीजिए, और आपसे ये कहा गया है कि इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी कि 5 टोटल बॉल्स हैं उस बैग के अंदर और आपसे रेड कलर की ही बॉल निकलवाई जा रही हैं, यानी कि सैंपल स्पेस इसमें 5 हुआ और इवेंट स्पेस भी इसमें 5 हुआ, तो 5/5 यानी कि 1। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, ये इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, 0 से कम प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, या तो 0 होगा या 1 होगा या 1 और 0 के बीच में होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी इस तरीके से आप निकाली जा सकती है। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल अपने हिसाब से ले लिए, लेकिन मैं भी बुक को यूज करके उससे भी कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको कुछ प्रैक्टिस करवा के दिखाऊंगा, तो आपको कुछ और बातें क्लियर होंगी। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और इसको इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसी चीज निकलवाई जा रही जो है नहीं, और 1 का मतलब श्योर इवेंट, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब निश्चित मान आएगा निकल के, पक्का मालूम है कि कौन सी चीज आने वाली है। अब यहाँ पर 5 रेड बॉल्स थी और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, तो ये तो श्योर इवेंट हो गया ना कि क्या आने वाला है, तो 5/5 1। ये इम्पॉसिबल इवेंट, ये श्योर इवेंट, और बाकी ये संभावनाएं अलग अलग होती हैं 0 और 1 के बीच में। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और बाकी अगर कुछ बातें आपको अभी भी समझ में ना आ रही हो इसकी, तो आप पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा, और आप लोग इसको समझने के बाद उसको समझने की कोशिश करें, ताकि आपको कुछ नया समझ में आए, और जो प्रॉब्लम्स रह गई हों वो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा भी। ठीक है ना। थैंक यू।